मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 18 हिस्सा नंबर 2। वो 10:30 बजे शूटिंग से फारिग होकर घर पहुंचा तो सबा के साथ साला बेगम को जागते पाकर हैरान हो गया, मगर अपनी हैरत जाहिर किए बगैर ऊंची आवाज में सलाम करता थके हुए अंदाज में सोफे में धंस गया। अब तो खाना लगा दूं? अस्सलामुअलैकुम सामीन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। ये भी आ गए हैं, वो साला बेगम से पूछ रही थी। नौफल बेख्तियार सीधा हो बैठा। अभी तक आपने खाना नहीं खाया? फिर तो मेडिसिन भी नहीं ली होगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, वो इत्मीनान से बोली, मगर नौफल खुश नहीं हुआ था। ये तो अच्छी बात नहीं है, आपको टाइम पर खाना खाकर सो जाना चाहिए। और तुम्हारी बीवी को? इन्होंने दफतन पूछा तो वो चौंक गया। क्या मतलब? अगर तुम टाइम पर आ जाया करो तो ये कम से कम खाना ही वक्त पर खा लिया करे। लंच पर तो अब तुम वैसे भी नहीं आते हो, वो तंजिया कह रही थी। ओफो मामा, जमाना बदल चुका है, अब शोहर के इंतजार में भूखे बैठे रहना मोहब्बत की नहीं बेवकूफ़ी की निशानी है। वो लहजे को खुशगवार बनाते हुए बोला तो इन्होंने नाराजगी से कहा, और माँ जो भूखी बैठी इंतजार कर रही है वो भी बेवकूफ़ है? आज लगता है आप मेरी खिंचाई के मूड में हैं। वो मुस्कुरा रहा था। सबा खाना लगाने के लिए उठ गई तो साला बेगम मुतासफाना अंदाज में बोली, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है नौफल। शादी का मतलब महज एक फंक्शन नहीं होता जिसे 4 दिन एंजॉय करने के बाद आदमी फिर से अपनी साबका जिंदगी में गुम हो जाए। ये रिश्तों का बंधन है और इसमें जुड़ा हर रिश्ता एहतियात और तवज्जो मांगता है। मैंने कब किसी रिश्ते की अहमियत से इनकार किया है अम्मी जान? वो प्यार से इनका हाथ अपने हाथों में लिए सहलाते हुए मुस्कुराया तो वो बोली, इनकार तो नहीं किया, मगर शायद निभाने का सलीका भी नहीं जानते हो। इसी असना में सबा ट्राली में खाना सजा वहीं ले आई तो इन्हें बात वहीं छोड़ना पड़ी। नौफल अगरचे खाना खा के आया था, मगर साला बेगम को मजीद शिकायत का मौका ना मिले इसलिए वो ज़ोको शौक से खाने की तरफ मतवज्जा हुआ था। आज नकीन का फोन आया था, कल वो अनस के साथ आ रही है सबा को लेने। मुईद के निकाह की डेट तो फाइनल हो ही चुकी, इस साला बेगम ने कहा तो वो बेतासुर अंदाज में बोला, हाँ तो चली जाए ना, वैसे भी दिन कितने रह गए हैं, असूलन तो तुम्हें खुद साथ जाना चाहिए। इन्होंने समझाया तो वो फिलफोर बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं ले जाऊंगा, मेरा ख्याल था मैं यहीं से शिरकत कर लेती, बस मेहंदी और निकाह ही तो है, आप अकेली हो जाएंगी। सबा ने कहा तो वो बोली, तुम मेरे लिए हलकार ना हुआ करो, जरीना और अदीना है ना, इन्हें अंदर बुला लूंगी। सबा ने सर झुका लिया, वो नौफल की तरफ मतवज्जा हुई थी। और तुम नौफल अब अपनी ये फजूल मसरूफियात छोड़ो और सबा के साथ जाना, ये ना हो कि ये वहाँ तुम्हारी मसरूफियत के बहाने देती फिर रही हो। बहुत बेहतर, वो मुस्कुरा दिया था। फिर इन्हें अपने हाथ से मेडिसिन खिलाकर बिस्तर पर लिटाने के बाद इन्हें गुड नाइट कहता इनके कमरे से निकला तो सबा बर्तन समेटकर किचन में रखने के बाद यकीनन बेडरूम में जा चुकी थी। वो कमरे में आया तो टीवी ऑन किए वो बिस्तर ठीक कर रही थी। नौफल सीधा कपड़े चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में घुस गया। बाहर निकला तब भी वो तकिए से टेक लगाए बैठी चैनल सर्चिंग में मसरूफ थी। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आप हर बात में मामा को क्यों आगे रखती हैं, जबकि मैं इन्हें हर वक्त टेंशन फ्री देखना चाहता हूँ। घड़ी उतारकर तकिए के पास फेंकते हुए वो तल्खी से बोला तो सबा ने जल्दी नजरों से इसे देखा। ये बात आप अपने आप से पूछिए, आप ही इन्हें टेंस होने के मौका फराहम करते हैं, मैं नहीं। जवाबन नौफल ने यूं सर झटका जैसे इस सारे मामले से बेजार हुआ हो और लाइट ऑफ करता बिस्तर पर आ गया। अगर आप मुझसे ये तवक्को करते हैं कि मैं सबके सामने आपकी इज्जत बनाऊं तो फिर मेरे मामले में चौक ना किया करें। बहुत गैर मुतवक्का तौर पर सबा बोल उठी तो इसने ठहरे हुए अंदाज में पूछा, किस बात की यकीन दहानी चाहती हैं आप? यकीन बहुत पुराया और अजनबी सा लफ्ज़ लगता है आपके मुंह से। आपसे शादी भी इसी यकीन के सहारे की थी कि आप जो दिखाई देते हैं वही सच होगा, मगर फिर जल्द ही आपने एहसास दिला दिया कि वो एक कामयाब तरीन मलमा सासी था। आप मेरी तरफ से बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार थी शायद। नौफल का लबो लहजा बहुत सर्द था, मगर वो तेजी से इसकी बात काट गई। खुश फहमी कहिए जिसका मैं ही नहीं मेरे प्यारे भी शिकार हो गए। आज के दौर में शायद सबसे बड़ा धोखा किसी पर एतबार करना ही है। बस करे मोहतरमा, अगर मैं भी सच्चाई का पर्दा चौक करने पर आऊँ तो बहुत से पर्दा नशीनों के नाम बेनकाब हो जाएंगे, मगर मैं खुद को इस सतह पर लाना पसंद नहीं करता। वो बहुत तल्खो तर्श लहजे में बोला तो सबा ने गुस्से से कहा, जिस सतह पर मैं आपको देख चुकी हूँ इससे ज्यादा की मुझे ख्वाहिश भी नहीं। इट्स इनफ। वो बढ़कर उठ बैठा तो सबा का दिल जैसे सिकड़ सा गया। क्या चाहती हैं आप मुझसे? जितना मैं कर रहा हूँ ना वही मेरी बर्दाश्त से बहुत बढ़ के है, और जिस दिन मेरी बर्दाश्त भी जवाब दे गई तो
सुर्ख होती आंखें इस पर जमाए शोला बार लहजे में कहता वो दफनान जबड़े बींच गया था। फिर तकिया उठाकर नीचे दे मारा और उठकर कमरे से बाहर निकल गया। सबा ने कब से रोकी सांस आजाद की और फिर अपने हाथ पांव की लर्जी वो वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकती थी। इधर ढोलक पर पहली थाप पड़ी और इधर जोहा के दिल को किसी ने मुट्ठी में ले लिया। लापरवाही और बेहिसी के सारे होल जैसे तड़क गए हों और बेबसी सी बेबसी थी कि ये दर्द तनहा सहने पर मजबूर थी। घरेरिये की तरह इसने इतनी बार शेर आया का नारा लगाया था कि अब जबकि वाकई शेर आ चुका था तो कोई भी इसकी आवाज पर कान धरने को तैयार नहीं था। वो अपने तय खुद को मुईद के खिलाफ बहुत मजबूत ख्याल करती थी, मगर आज मालूम हुआ कि क्या होने जा रहा था। जोरदार आवाज में दरवाजा खुलने पर वो हड़बड़ाकर उठी थी। तभी किसी ने ट्यूबलाइट ऑन की तो वो आंखों पर हाथ रखने पर मजबूर हो गई। रोशनी से तो इससे इन दिनों नफरत सी हो गई थी। ये देखो लेडी देवदास यहाँ सपनों की दुनिया सजाए बैठी है ना भाई, हमें क्या सजा है। ये इधर ढोलक पीट रही हैं। लाइबा ने आते ही गोलाबारी शुरू कर दी। इसके पीछे आयजा और सबा थी। कह तो रही हूँ कि तुम लोगों को इस काम का माकूल मुआवजा दिया जाएगा, फिर किस बात की परेशानी है। सबा ने तसल्ली दी तो लाइबा बदक उठी। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि शादी के बाद तुम्हारे पर निकल आए हैं, बल्कि ये कहूंगी कि चुनटी के पर शादी से पहले ही के हैं, हमें ही अपनी मासूमियत में दिखाई नहीं दिए। लाइबा ने इनकी हंसी पर चिढ़कर कहा और जोहा के पास गिर सी गई। तुम यहाँ किस खुशी में घुसी हुई हो? अपने निकाह की खुशी में? सबा ने आराम से कहा तो आयजा को एतराज हुआ। ये कौन सी जोग लेने वाली बात है? हाय जोग तो मैं लूंगी मोहिद हसन जैसे हैंडसम बंदे का निकाह हो जाने के बाद। इसने आ बढ़ते हुए बड़ी गमजदा सी एक्टिंग की तो सबा और लाइबा के थप्पड़ एक साथ इसकी पुश्त पर पड़े थे। वो उछल कर रह गई। मैं बड़ी खुशी से ये हैंडसम बंदा तुम्हें दान करने को तैयार हूँ, जोहा ने उकताकर कहा था। ये क्या मेरे भाई की बंदर मांड लगा रखी है तुम लोगों ने? सबा ने आंखें दिखाई थी। आयजा डिठाई से हंसने लगी। तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हें तो बस एक अदद भाभी ही चाहिए ना, चाहे कोई भी हो। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये मोहित भाई के डर से छुपी बैठी है या शर्म के मारे। आयजा ने ये पुरसोच अंदाज में कहा था। दूसरी सोच पे ज्यादा गौर करो। सबा ने मुस्कुराहट दबाई तो जोहा ने सफाचट अंदाज में जवाब दिया। मुझे किसी से कोई शर्म नहीं आ रही, तो फिर जरा पहली सोच पर गौर करो। आयजा ने दो बुदू कहा तो दांत पीस कर बोली। किसी से डरती है मेरी जूती? तो फिर मोहित भाई वहाँ अपने गैंग के साथ बैठे दादगिरी क्यों दिखा रहे हैं और हमें भगा दिया सबको कि बगैर लीडर के कुर्सी यानी कि ढोलक हमें नहीं मिलेगी। वो लोग ढोलक पर कब्जा हुए हैं क्योंकि इनका लीडर बड़े तमतरात से वहां बैठा है। लाइबा ने जज्बाती में आकर नक्शा खींचकर कहा था। अनस भाई और अमाद भाई तो पूरे के पूरे लड़के वाले बने हुए हैं। कह रहे हैं कि लड़की डर के मारे अपने कमरे में बंद हो गई है कि कहीं वकील साहिब कोई दफा न लगा दें, वो भी कि इस फंक्शन में लड़के वालों का पल्ला भारी रहेगा। आयजा ने यह भी बताया था। इसी वक्त हमरा भी मुंह फुलाई आ गई। ये लो हमारे आखिरी खिलाड़ी भी वापिस आ गया। सबा हंसी थी। सारे के सारे बांड जमा है वहाँ। भला लड़कियों के फंक्शन में इन लोगों का फंक्शन है? हमरा गुस्से में थी। ढोलक तो एक तरफ रही, इससे चमचा भी छीन लिया गया था। बड़े शौक से बेजुबान ढोलक पर बरसा रही थी। आप लोग तो आ गई उठ के। मुझे फारिग करना कौन सा मुश्किल काम था इनके लिए। वो खफा थी। अभी हम जोहा को लेकर वहीं आ रही थी। लाइबा के कहने पर जोहा ने इसे घूरा था। उठ के दफा हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही। ओ फापी इतना मजा आ रहा है वहाँ। जान ने हर गाने की क्या टांग तोड़ी है, बल्कि कीमा करके रख दिया है। पिछली शादियों की कसर वो इस बार निकाल रहे हैं। सब कुछ भूलकर हमरा ने इसे ललचाया, मगर वो यूं ही बेजार बैठी थी। हद होती है गरूर की जोहा। इतने शानदार बंदे को काबू करने के बाद भी मसाज नहीं मिल रहे तुम्हारे। यूं तो हर वक्त दोनों जंगो जदल का समा बांधे रखते थे। और ये बताओ तो? लाइबा ने इसे गुदगुदाते हुए पूछा तो वो बदक उठी। दिमाग तो खराब नहीं हुआ तुम्हारा? सबा ने बामुश्किल हंसी रोकी। मैं नंद हूँ, शायद मेरे सामने ये इतनी राज की बात ना बता सके। शट अप, वो गर्राई थी। वाकई यार कोई तो वजह होगी कि मोहित भाई ने हम जैसी हसीनाओं को छोड़कर इस दोशीजा को दिल की राज दहानी की रानी बना लिया। आयशा एक्टिंग में कमाल रखती थी। है ना वजह? मेरे भाई की आईसाइट बहुत अच्छी है, सबा ने इत्मीनान से कहा तो वो घूरती हुई जोहा से मुखातिब हुई। अब तुम आराम से सारी कहानी बल्कि प्रेम कहानी सुना दो। ये सब तुम जाकर इससे पूछो जो खुशी से बेहाल ढोलक की महफिल एंजॉय कर रहा है। मगर किस पोते पर? लाइबा ने बड़े मुफकराना अंदाज में सवाल उठाया था। जोहा मीर के बोते पर, सबा ने बेख्तियार कहा। जवाब ने वो कोई कड़ा सा जवाब देने ही लगी थी कि इसी वक्त जैसे लड़कों की पूरी फौज बिना इजाजत इसके कमरे में आ धमकी। हेलो कुड़ी वालों, अमाद ने ढोलक पर थाप लगाते हुए नारा लगाया, जबकि जोहा अब सारा गुस्सा और अकड़ बूले अपनी जान बचाने की फिक्र में थी। क्यों भाई, इतना ही दम था कि तुम तो
दबा कर वहाँ से भाग ली सारी। चांद मजाक उड़ा रहा था। जी नहीं, हम निकी भाभी को वहाँ छोड़ के आई हैं। लाइबा ने अपनी इज्जत रखनी चाहिए। वाह वाह, कितनी तगड़ी पार्टी छोड़ के आई थी, हमारे एक गाने की मार नहीं सह पाई मोहतरमा। और अब पेनाल्टी के तौर पर हम सबके लिए चाय बना रही हैं, अनस ने मजे से बताया था। अगर आप लोग बांड में राशियों के अंदाज छोड़कर शराफत के साथ गाना गाए, तब देखिए हम आपको कैसे मैदान छोड़ने पर मजबूर करती हैं। आयशा ने चमक कर कहा तो सबका रुख बिल्कुल तोप के से अंदाज में इसकी तरफ हुआ। तुम चाहे शराफत को ले आओ, चाहे नजाकत को, हम हर किसी के साथ गा के दिखा देंगे, अनस ने इत्मीनान से जवाब दिया था। फिर वो सब कारपेट पर धरना मारकर बैठते हुए आपस में तबादला ख्याल करने लगे। कौन सा सुर उठाया था हमने भला? कोई बड़ा दर्दिल्ला सा गाना था, इमरान ने याद दिलाया। वैसे जितने सड़े भुसे अंदाज में ये शादी हो रही है ना, इसमें दर्दिले गाने ही मुनासिब रहेंगे, ये अमाद साहिब की खुली राय थी। लड़की से पूछ लो यार, अब शादी में इसकी इतनी राय तो होनी चाहिए कि गाने ही कम से कम इसकी पसंद के गा लिए जाएं। अनस ने बड़ी शरारत से जोहा की दुखती रग पर हाथ रखा और हंस पे तवक्का वो हत्थे से उखड़ गई। पर्सनल अटैक मत करें आप, और मुझे क्यों तंग कर रहे हैं आप? जाके अपने भाई का गम बटाएं। गुस्से में हंस पे आते इसके मुंह से उल्टा सीधा ही निकला था। लड़कों के मुख्तलिफ अनो कहे उभरे। चांद ने मुतासफाना अंदाज में कहा, वाकई यार, जो इस पर बीतने वाली है इस पर होना तो यही चाहिए। इस वक्त मोहित को हमारे सहारे की बहुत जरूरत है। सुबह इन सब से कह दो यहाँ से चले जाएं। इन सब की शोखियां जोहा के जब्त का इम्तिहान ले रही थी। तंग कर कहा तो अनस ठोंस जमाने वाले अंदाज में बोला, हम तो रौनक मेला लगाने आए हैं। हाँ तो चांद, वो क्या गाना था? हाँ यार, बहुत भला सा गाना था वो। अमाद ने इसे आंख से इशारा किया और वो स्टार्ट हो गया। लड़की तुम्हारी कंवारी रह जाती, ये मानो हमारा एहसान कि लड़के ने हाँ कर दी। ये क्या गाना हुआ? ये तो निरी ज्यादती है, आयशा ने एहतजाज किया था, मगर इसकी आवाज पर लड़कों की बुलंद भारी आवाज गालिब आ गई। हम कब मानने वाले थे, जाने कैसे मान गए। लड़की जादूगरनी है, जान गए पहचान गए। जोहा ने तकिया उठा के अनस को दे मारा था। एक लफ्ज पे मजीद कहा तो मैं ताया जान को बुलवा लूंगी। लो, इन्हीं का तो सारा चलाया हुआ चक्कर है। वो हंसा था। तो क्या गलत कह रहे हैं? कहाँ तो हमारा लड़का बेचारा काम के बोझ का मारा सीधी साथ बल्कि आजाद जिंदगी गुजार रहा है, अब अचानक ही इस बहरे बैकग्राम में गर्क होने को राजी हो गया। तो तुम्हारे काले जादू ही की बदौलत है। इस कदर खुले इल्जाम पर जोहा का खून खोल उठा था, मगर मजबूरी से मजबूरी कुछ बोलकर सब में बरम कमाने वाली बात थी, सो दांतों पे दांत जमा कर रह गई। इसी वक्त चची जान ने आकर जोहा के दोस्तों की आमद के साथ साथ चाय तैयार हो जाने का बताया तो सभी में खिलखिली मच गई। अब आएगा मजा गर्मा गर्म मुकाबले का। चांद खुश हुआ तो वो जाते हुए घर आई। अगर किसी ने मेरी दोस्तों की तरफ झांका भी तो मैं उसका हशर कर दूंगी। अरे वाह, मैं तो चाय की बात कर रहा हूँ, वो मस्तूरी हैरत से बोला तो जोहा पैर चटक कर रह गई। किसी का भला दिमाग खराब है तो वो इसकी सहेलियों को छेड़ेगा, इससे बेहतर है कि भेड़ों को छेड़ ले। पीछे से अमाद की हाँक उभरी तो उसे मजीद गुस्सा आया, मगर इस झगड़े को फिर भी टालकर वो वापस पलटी थी। यार, कभी वो मिसरा सुना तो था कि खामोश लोग भला के खतीब होते हैं, मगर खामोश लोग इस कदर गुन्ने भी होते हैं, ये पहली मर्तबा आंखों से देख लिया है। सबा इसके कमरे में दाखिल हुई तो बेहद महफूज हो रही थी। ये क्या, नौफल भाई की एक और खूबी खुली है तुम पर। जोहा ना चाहते हुए भी इसकी तरफ मतवज्जा हो गई थी। अरे कहाँ, वो मासूम तो खुली किताब है। सबा इस जिक्र को स्मृति धमाका करने वाले अंदाज में बोली। ये नई खूबी तो मोहित भाई में दरियाफ्त हुई है, तुम लोगों पर अभी खुले हैं। मैं इनके गुन्नेपन से बहुत पहले की वाकिफ हूँ, जोहा ने बेजारी से कहा था। ओफो, सुनो तो, बड़ी हैरत अंगेज बात है। अब क्या निकाह के रोज वो हाथी पर बैठ के आ रहे हैं या फिर मेरी रुखसती करा के चांद पे जा रहे हैं? वो उकताकर बोली। इनसे भी ज्यादा हैरत कुन बात है। अब बक भी दो, पहले ही टेंशन के मारे सर दर्द कर रहा है मेरा। जोहा को फितरी तौर पर एक खदबत सी लगी हुई थी। सबा ने ड्रामाई अंदाज में कहा, अभी सारी टेंशन हवा हो जाएगी जब मैं ये बताऊंगी कि मोईद भाई ने तुम्हारे निकाह के ड्रेस का कलर अपनी पसंद से बताया है। मरियम फूफो ने किसी न किसी तरह इनसे उगवा ही लिया था, बल्कि आज इन्हें अपने साथ ले जाकर बाज़ाब्ता पसंद भी करवाएंगी। जोहा ने अपनी समातों पर शक करते हुए बेयकीनी से इसे देखा। किसने कहा ये सब? देखा, तुम्हें भी यकीन नहीं आ रहा ना? ये बात 100% मोहित भाई ने कही है। वो हंसी थी, मगर जोहा बुरा मान गई। मुझे ये चोंचले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ये बात फूफा को बताना, मगर मैं अपनी पसंद का कलर लूंगी। वो हटेलेपन से बोली तो सबा ने इसे टोक दिया। हर बात में इतनी जिद अच्छी नहीं होती जोहा। जिद की क्या बात है? क्या मैंने एक बार भी इनकी ड्रेसिंग के लिए कोई मशवरा दिया है जो यूं जातियात में गुस्से चले आ रहे हैं? अच्छा चलो उठो तो सही, फूफो से निबट कर तुम चाहे कोई सा भी कलर ले लेना। सबा उठ खड़ी हुई थी। वो तो मैं जरूर लूंगी। अब शोहर पसंद का नहीं मिल रहा तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि मैं कलर भी अपनी पसंद का ना लूं, इसने इत्मीनान से कहा, जबकि सबा गड़बड़ाकर मोहित को देखने लगी, जो पता नहीं कब दरवाजे में आन खड़ा हुआ था। तुम तो यहीं चेक करके रह गई हो। आंटी गुस्सा हो रही है। वो शायद जोहा की गुलफशानी सुनने से महरूम ही रह गया था। बस हम लोग निकल ही रहे हैं, नगीन अपना पर्स लेने गई है। सबा ने खंकियों से जोहा की तरफ देखते हुए कहा। मोहित के साथ जाने का
सुनकर जिसके पेशानी पर बल पड़ गए थे। जल्दी करो, मुझे फिर अपने कुछ काम निपटाने हैं, वो बातलत कहता वापस हो गया था। काम निपटाने हैं तो जाकर पहले अपने जरूरी काम निपटाएं। जोहा इसकी नकल उतारते हुए नागवारी से बोली तो सबा ने इसके हाथ पर थप्पड़ रसीद करते हुए तदीबी अंदाज में कहा, फजूल बातें मत करो, और ये मोहित भाई से आखिरी सामना है तुम्हारा, फिर निकाह के रोज तो पर्दा शुरू हो जाएगा। जोहा सर झटक कर रह गई। फूफो, मैं अपना ड्रेस और कलर अपनी पसंद से लूंगी। गाड़ी में बैठते ही वो स्टार्ट हो गई थी। मरियम फूफो फ्रंट सीट पर थी, पीछे वो तीनों बैठी थी। जिस तरह वो मोहित की मौजूदगी का ख्याल किए बगैर बोली थी, इस पर फूफो ने बाकायदा मुड़कर इसे घूरा था। मुझे मैरून कलर पसंद है, वो मामनाई तो सबा और नगीन बमुश्किल हंसी रोक सकी। आजकल हर लड़की ये कलर पहन रही है, तुम कुछ हटकर पहनोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। इनके कतई अंदाज से लग रहा था कि वो अपने लाडले भांजे की फरमाइश जी जान से पूरी करके रहने वाली थी। जोहा अपनी जगह पहलू बदल के रह गई। पहले ही मौका पर इतनी बड़ी शिकस्त इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मगर मसला ये था कि जहाँ सबकी मरियम फूफो से बेतकल्फाना दोस्ती थी, वहीं वक्त आने पर वो इतनी सख्ती और कतियत का मुजाहरा भी कर जाती थी। इसलिए मोदबाना दोस्ताना रवैया मलहूज़ खातिर रखना पड़ता था। मुझे मैरून कलर पसंद है फूफो, मगर मोहित को रिस्ट कलर अच्छा लगता है, वो इत्मीनान से बोली तो वो चुप की चुप रह गई। नगीन का शरारती सा टहुक्का इसे हवास में लाया था। नाराजगी से बोली, तो ये पहन ले रिस्ट कलर, मुझे नहीं पहनना। भाई अब तो तुम्हें यही कलर पहनना पड़ेगा। क्यों मोहित? इन्होंने मुस्कुराते हुए ड्राइविंग में मसरूफ मोहित से पूछा तो वो बशाशत भरे लहजे में बोला, बिल्कुल आंटी, मेरा फेवरेट कलर है ये। और फिर दुल्हन पसंद की नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कलर भी मेरी पसंद का ना हो। मरियम फूफो उसकी शरारत समझकर खुद हंसी थी। सबा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। मोहित ने बहुत मौका पर बदला चुकाया था, जबकि जोहा नाराजगी के इजहार के तौर पर मुंह फुलाई बैठी थी। बहुत बुरी बात है मोहित भाई, ये तो अब आप हमारी लड़की को डरा रहे हैं। नगीन ने अपनी बेसाख्ता हंसी को मुस्कुराहट में समेटते हुए कहा तो वो बोला, क्यों भाई, लड़के अल्लाह की मखलूक नहीं है क्या? इनको भी मुस्तकबिल के बारे में बहुत से वहम सताते होंगे। ओह, यानी आप ऑलरेडी जोहा से खौफजदा हैं। हैरत अंगेज। नगीन ने इसकी बात से लुत्फ लिया था। क्रिमिनल से हर शरीफ शहरी डरता है, इसमें नया गया है, इसने बहुत लतीफ बराए में कहा। तो सबकी हंसी पर सुलगकर जोहा ने तंदो तेज निगाह इस पर डालना चाही तो गैर इरादी तौर पर ही नजर बैक मिरर में मोहित की मुस्कुराती निगाहों से मिल गई। एक करवाहट का एहसास बहुत सरअत से जोहा को अपनी लपेट में ले गया। इसने फौरन नजरों का बदल किया था। मगर तुम्हें ऐसे वहम पाने की जरूरत नहीं, देखो तो तुम्हारी इतनी तकरीब काराना गुफ्तगू के जवाब में बेचारी एक लफ्ज भी नहीं बोली। फूफो मुस्कुराकर रह गई थी। जोहा पहलू बदल कर रह गई। अब ये बेचारी, जहर लगता था अपने लिए ये लफ्ज। मरियम फूफो एक कलर पसंद कराने के लिए मोईद को साथ लाई थी, मगर पता नहीं कौन कौन सी चीजों के लिए इसे लिए फिरे और जोहा की बजाय हर शय पर इसके पसंद का ठप्पा लगवाए। जोहा ने हर इस शय को जहन में महफूज कर लिया जो इसके लिए मुईद की जाती पसंद की रोशनी में खरीदी गई थी, और यही सब चीजें मुझे कभी भी इस्तेमाल में नहीं लानी है। वो बहुत कतियत से सोच रही थी। आंटी अब बस प्लीज। कलर में अपनी चॉइस बताने तक मुईद भी बौखला चुका था। इनके पुरजोर बात का एहतराम करते हुए साथ तो आ गया था, मगर खवातीन की शॉपिंग इतनी दर्द सर होगी ये इसके गुमान में भी नहीं था। ओफो, अब रह गया है पीछे। जहाँ कलर पसंद कर लिया वही ड्रेस भी बता दो, कौन सा स्टाइल लें। फूफो की फराक दिलाना ऑफर ने जोहा का दिल इतना जलाया कि वो गाड़ी में ही बैठी रही, यानी कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी जिसको ये जोड़ा पहनना था। मुईद अपने इनकार पर ड्राइविंग सीट पर बड़ा जमान हो रहा तो इन्हें जोहा का ख्याल आ ही गया। फिर तुम ही आ जाओ जोहा, रहने दे, मेरी वहाँ क्या जरूरत। कलर इन्होंने बता दिया, जोड़ा अपनी पसंद का ले आए। वो जो इनके तर्से अमल से पहले ही सुलग रही थी चटक कर बोली तो इन्होंने इत्मीनान से कहा, अच्छी बात है, वैसे भी अब तुम्हें पर्दे में बैठना चाहिए। यूं ही साथ ले आए। वो मुठिया भींच कर रह गई। सबा और नगीन की हंसी के साथ इसने मोहित की मुस्कुराहट भी अच्छी तरह देख ली थी, मगर इससे ज्यादा देर मोहित को अपनी शर्मिंदगी से महफूज होने का मौका नहीं दिया था। इन लोगों के दूर जाते ही सख्त लहजे में बोली, तो ये अक्लमंदाना हल सोचा है आपने इस मसले का? कौन सा मसला? वो यकीनन नासमझी की अदाकारी कर रहा था। जोहा को गुस्सा आया, जिसे वो जिंदगी और मौत का मसला बनाए बैठी थी। फरीक असानी इसे जरा बराबर भी देने को तैयार नहीं था। अगर मैं सोचूं तो मेरी जिंदगी में आपसे बड़ा कोई और मसला नहीं है, वो तब कर बोली। मोहित बेसाख्ता इसकी तरफ घूम गया, इसकी स्याह आंखों में तमस्कर था। तो तुमने मुझे अपना मसला बना क्यों रखा है? वो लहजा भर को इसकी निगाह और अंदाज और अपने लफ्जों को पकड़ पर कंफ्यूज हुई थी। फिर गुस्से से बोली, आप बात को घुमाई मत। मैं बात को नहीं घुमा रहा, बल्कि ये चक्कर किस्मत की तरफ से है। अब तो तुमने देख ही लिया कि मैंने अभी अभी तुम्हारी मदद करने की खातिर किस हद तक कोशिश की है, मगर अब किस्मत में लिखा है तो किस्मत को इल्जाम मत दें। मैं जानती हूँ आप किस हद तक मेरी मदद कर सकते हैं।
اس کی بات کاٹ کر وہ تلخی سے بولی تھی، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا، بڑوں کی اس حد تک نافرمانی میری شخصیت میں شامل نہیں۔ اس کا لب و لہجہ بہت متوازن تھا۔ مجھے اس کانٹریکٹ کا حل چاہیے۔ زوہا اپنی برداشت کی آخری حد پر تھی، ہٹیلے پن سے بولی۔ چند ثانیوں تک وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر سابقہ انداز میں بولا، بالفرض ہم دونوں کے مابین یہ کانٹریکٹ طے پا جاتا ہے، تب بھی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ عمر کاظمی تمہیں اپنا لے گا؟ زوہا کے دل کو جیسے کسی نے یکلخت ہی شکنجے میں کس دیا ہو۔ یہ شخص ہر وقت اس کے اندر جھانکتا رہتا تھا، اسے مات دینے کی کوشش کرتا، اپنے سامنے گڑبڑاتا دیکھنے کا متمنی تھا۔ اس کا جی چاہا کہ کوئی ایسا منتر پڑھے کہ یہ شخص گاڑی سے تو کہ اس کی زندگی سے بھی غائب ہو جائے، مگر وائے حسرت، ہر سوچ حقیقت کا لبادہ پہننے سے مجبور ہوتی ہے۔ وہ قول نبھانے والوں میں سے ہے، اور یوں بھی یہ ہم دونوں کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ آپ اس کی فکر مت کریں، آپ کو صرف یہ کانٹریکٹ سائن کرنا ہے، جس کا متن میری مرضی کا ہوگا۔ اپنے لب و لہجے کی لرزش پر وہ بامشکل قابو پا سکی تھی۔ میں صرف تمہارے مستقبل کی طرف سے تسلی چاہتا ہوں، یہ نہ ہو کہ کل کو عمر کاظمی اس علیحدگی کو یا نکاح کی وجہ بنا کر مسئلہ کھڑا کر دے، وہ بے تاثر انداز میں کہہ رہا تھا۔ زوہا چڑھ گئی، کہہ رہی ہوں نا کہ ہر بات اس کے علم میں ہے، میرا کانٹیکٹ ہے اس سے، اوکے۔ وہ گہری سانس بھرتا سیدھا ہو بیٹھا، پھر رسان سے بولا، کل کو جب میں کسی کی خاطر تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کرتا تو شاید بہت گلٹی فیل کرتا۔ اس رشتے میں بہرحال بہت سے رشتے انوالو ہیں، مگر اب جبکہ یہ مطالبہ سراسر تمہارا ہے اور تمہیں اس پر کوئی افسوس بھی نہیں، تو میں آرام سے تمہارا مطالبہ پورا کر سکتا ہوں۔ زوہا کا جی چاہا کاش اس وقت اس کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہوتا تو وہ معید حسن کا یہ اعتراف، یہ بہروپ سب کے سامنے لا سکتی۔ بہت خوب، تو میرے اس مطالبے کے پابند نہ ہوتے ہوئے بھی آپ مجھے چھوڑ دیتے، وہ بے اختیار ہی تلخی ہمیں اس لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ونڈو اسکرین کے پار دیکھتا معید سنجیدگی سے بولا، میں نے زندگی میں فقط ایک ہی لڑکی سے شادی کا سوچا تھا، وہی جس کی تصویر آپ کے لوکر میں ہے۔ زوہا نے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹی تو وہ چند ثانیوں کو چپ رہ گیا۔ تو پھر میری زندگی برباد کرنے سے بہتر تھا کہ آپ اسی سے شادی کر لیتے، اس سارے ناٹک کی کیا ضرورت تھی؟ کون سا بدلہ لے رہے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ چڑک کر رہ گئی، میں نے تمہیں بتایا نا کہ وہ بہت کرائسس میں گری ہے۔ بڑی مامی کہیں بھی میری شادی کرتی، میں انکار نہیں کرتا، شاید کہیں اور شادی کی صورت میں زیادہ خرابی پیدا ہوتی، مگر تمہاری تو اپنی ہی مجبوری ہے۔ میری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے جس کی بنا پر میں ایسا گندا کھیل کھیلتی۔ وہ چیخی تھی، مگر معید کے اطمینان پر رتی برابر بھی فرق نہیں آیا۔ تم شاید بول رہی ہو، عمر کے انتظار کے لیے تم 4-5 سال بیٹھنے کو تیار تھی، جبکہ گھر والے تمہیں 1 سال بھی نہ بٹھاتے، سو مجھ سے شادی پر حامی بننا تمہاری مجبوری تھی۔ اب ہر کسی کے ساتھ تم پر کانٹریکٹ بازی تو نہیں کر سکتی تھی نا؟ چند لمحوں کے لیے وہ جیسے اپنی قوت گواہی کھو بیٹھی تھی۔ کیا تھا یہ شخص؟ اس قدر شادی بنا چال چلے ہی مات اس کا مقدر بنا رہا تھا؟ ہو سکتا ہے جب تک عمر کا انتظار کرو تب تک میرے لیے بھی حالات سازگار ہو جائیں، سو فائدہ تو دونوں ہی کا ہے۔ ایک دوسرے کو الزام دینے سے کیا حاصل؟ میں اس کانٹریکٹ کے لیے تیار ہوں۔ اس کا لب و لہجہ بہت متوازن تھا۔ زوہا کے دل میں یکالک خالی پن سا بھرنے لگا، اس نے خود کو صفر کرتے ہوئے محسوس کیا تھا، اور اس کیفیت کی تکلیف صرف وہ شخص جان سکتا تھا جس نے زندگی میں اپنی ذات کو آخری حد تک نفی ہوتا محسوس کیا ہو۔ وہ جو اسے تکلیف دینے کا سوچ رہی تھی، خود ہی تکلیف کا شکار ہونے لگی۔ کچھ بھی ہو، خون کا رشتہ تو تھا نا اس کے ساتھ، لیکن وہ تو کسی بھی بات کا لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ بہت سے الفاظ اندر سر پٹکتے رہ گئے، مگر وہ جیسے قوت گواہی ہی کھو بیٹھی تھی۔ اس کا درد حد سے سوا ہونے لگا، یعنی وہ اس کے نزدیک اس قدر ارزاں تھی کہ وہ آسانی سے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا تھا، کسی بھی اساسی رشتے کا پاس رکھے بنا۔ اور کچھ بھی ہو، مگر زوہا کو معید حسن کے اس روپ نے ذرا بھر بھی خوشی نہیں دی تھی۔ ویسے تو شاید لڑکوں کا گروپ اس پورے فنکشن پر اپنا ہی قبضہ جمائے رکھتا اگر لڑکیوں کو زوہا کی دوستوں کا ساتھ نہ مل جاتا، خصوصاً سعدیہ اور بنش نے لائبہ اور عائزہ کا خاصا ساتھ دیا تھا، جبکہ رائمہ کا جوش صرف تالیاں پیٹنے کی حد تک تھا۔ آج ڈولک کا آخری دن تھا اور اگلے روز مایوں مہندی کی رسم رکھی گئی تھی۔ پہلے چائے پی لی جائے تاکہ سب میں انتقامی جوش و جذبہ سرگرم ہو جائے۔ عماد نے دوستانہ آفر کی تھی۔ سالہ بیگم بھی ادینہ اور زرینہ بیگم کے ساتھ آج موجود تھی اور ان سب کی خوشیوں سے محفوظ ہو رہی تھی۔ میر ہاؤس کی رونقیں آج بہت بھاری تھیں۔ وہیں نوفل کی موجودگی اور اس کے موڈ میں خوشگوار سی تبدیلی نے صبا کو بھی مطمئن کر رکھا تھا، بلکہ ایک بے نام سی سرخوشی اور سکون دل کو گھیرے ہوئے تھا، جس کا ماخذ جانتے ہوئے وہ اس احساس کو بے وجہ مصروفیت میں کھو کر پشے پست ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھائی آج اگر تم لوگوں نے انہیں ٹھیک سے گانے نہیں دیا تو میں تم لوگوں کی ٹھکائی کر دوں گی۔ مریم پھپھو نے لڑکیوں کا ساتھ دیتے ہوئے پہلے ہی سے لڑکوں کو وارننگ دے دی تھی، حالانکہ پاڑ تو انہیں پڑنی چاہیے۔ اپنے ایمان سے بتائیں، ایک بار بھی ٹھیک سے گایا ہے انہوں نے؟ انس نے ہنس کر کہا تو عماد دوبدو بولا، بلکہ اگر ہم شور شرابہ کر کے ان کا پردہ نہ رکھیں تو محکمہ انسات ماحولیات والے انہیں گرفتار کر کے لے جائیں۔ بہت بری بات ہے عماد، انہوں نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے عماد کو ڈپٹا تھا۔ ہاں جی سچی
सच्ची बात किसको अच्छी लगती है। चांद ने बड़ावन बड़ाना अंदाज अपनाया था। अभी जब मुकाबला होगा तो इन सब की बोलती बंद हो जाएगी। लाइबा ने खा जाने वाली नजरों से चांद को घूरा तो वो बड़े स्टाइल से मुस्कुरा दिया। बदतमीज, वो बेख्तियार ही निगाह फेर गई थी। सबसे पहले इसकी बतीसी अंदर करना। आयशा ने सरगोशी की तो वो गड़बड़ा गई। मैं क्यों? तुम्हें देख के ज्यादा खुश होता है ना, इसलिए। वो मजे से बोली तो सबके बीच लाइबा इसे घूर कर रह गई। नौमान जाकर अपने कमरे में मुईद को घसीट लाया था। मुकदमा जारी है और मुजरिम अदालत से गायब, मगर किसी को खबर ही नहीं। सभी इनकी तरफ मतवज्जा हुए थे। जोहा की तो लाटरी लग गई। सादिया ने कमेंट दिया था। आयशा फौरन मतवज्जा हुई। मैं भी यही कहती हूँ कि सबसे नालायक लड़की को खानदान की करीम मिल रही है। शर्म करो और नजर मत लगाना मेरे भाई को। सबा ने आंखें दिखाई। इन्हें तो लग चुकी नजर जिसकी लगना थी। आयशा ने एक आह भरकर मुईद की तरफ देखा। स्याह ट्राउजर और ऐश ग्रे टी शर्ट में मलबूस वो रफ से हुलिये में कदरे चिंपा हुआ मगर बेहद अच्छा लग रहा था। मेरा यहाँ क्या काम है यार? वो कालस्तन जनाना महफिल से कतराता था। लो जी, तुम्हारी वजह से ही तो ये काम हो रहा है। अमाद ने इसे याद दिलाया था। चलो भाई, किसको शौक था मुकाबले का? आ जाओ मैदान में। चांद ने आवाज बुलंद लड़कियों को ललकारा था। जी तो चाह रहा है कि तुम्हें बनफसे नफीस आगे कर दूं, मगर लड़का जरा बेबाक है, इसलिए। आयशा ने शरारत वाली सरगोशी की, मगर इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही लाइबा का थप्पड़ इसके शाने की खबर ले चुका था। अमाद ने ढोलक बड़ी शराफत के साथ इसके हवाले कर दी तो लाइबा ने मशकूक नजरों से इसे देखा। आप लोग क्यों नहीं बजा रहे? हम भी बजाएंगे, मगर ढोलक नहीं बल्कि तुम लोगों का बैंड। चांद ने जुमानी अंदाज में कहा तो वो जज्बस हो गई। इन दिनों घर में चलती मुशावरत से भी वो बाखबर थी जो इसके और चांद के रिश्ते को लेकर हो रही थी। पहले एक बैंड बाजे से तो फारिग हो लेने दो। ताईजान हंसी थी। हाँ, वो दिन आए थे। लाइबा इसे मुंह चढ़ाकर ढोलक बजाने लगी। बन्नो तेरे अब्बा की ऊंची हवेली, बन्नो तेरे अब्बा की ऊंची हवेली, बन्नो मैं ढूंढता चला आया। ओए, ये तो हम गाने वाले थे। हमारा गाना ये है। इब्रार ने शोर मचाया था। आप इब्रार भाई ही रहें, इब्रारुल हक बनने की कोशिश मत करें। आयशा बननाई थी, मगर यहाँ कौन सुनने को बैठा था। एक हफ्ते से इनके गाने सुन सुनकर इन्होंने अच्छी खासी पैरोडीज तैयार कर ली थी। बन्नो तेरे अब्बा की टूटी हवेली, बन्नो मैं ईंटें ढूंढता आया, बन्नो तेरी बहनों की लंबी जुबानें, बन्नो मैं कैंची लेता आया। लाइबा की सारी तवज्जो ढोलक की ठाप बदलने पर थी। सबा का जामपड़ इसे गड़बड़ा गया। हमें रकेद रहे हैं ये लोग, सादिया ने हंसी रोकते हुए कहा था। अब हमारी बारी है अमाद भाई। आयशा से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हाँ हाँ, गोल्ड मेडल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसने जल्दी पे तेल छिड़का था। आयशा ने नजरों ही नजरों में लड़कों को इशारा दिया। कल हम दुल्हा के गए शावा, कल हम दुल्हा के गए शावा, वहाँ पे बालू देखे शावा। हमने दुल्हा से पूछा शावा, ये कौन है तेरे शावा? शर्मा के बोले, घबरा के बोले, ये बालू नहीं है, ये बाई है मेरे। दुल्हा के बाई बालू है, जरा जोर से बोलो, बालू है। अब लड़कों की शक्लें देखने लायक थी। सब हंस रहे थे। इतनी अच्छी शक्लें हमारी लेके बालू बना दिया यार। अम्बार ने चेहरे पे हाथ फेरते हुए सदमे से कहा था। ये कहें कि आईना दिखा दे, नगीन ने कहा। इस हमले का जवाब बहुत जरूरी है गैंग। अनस ने नगीन को घूरा था। चांद, वही गाना गाओ जो रात मुईद के कमरे में सुना रहे थे। नुमान उठकर इनके पास आ बैठा, जबकि नौफल वहीं सोफे पर मुईद के साथ बैठा इन दोनों को एक दूसरे की दिरक्त बनाते देखकर मुस्कुरा रहा था। हाँ यार, इतनी जबरदस्त चीज मिस कर रहे हो। अम्बार जोश बेदार होने लगा। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, जो है दुल्हन वाला वही तो है बदनाम। दुल्हन की बहनें पतली, दुल्हन का बुरा हाल है। खेत में भिजवा दो, संडी का क्या काम है। हंसी मजा कहे फिजा अपने अरूज पर थी। कितनी ही देर वो लोग यूं ही लड़कियों को जिद करते रहे थे, मगर एक भी तरीके का गाना ना गाया उन्होंने और ना इन्हें गाने दिया। नौफल अपने घर वालों को ड्रॉप करने चला गया, जबकि अनस वहीं लंबा लेट गया। बहुत कड़ा मुकाबला था, थक गया हूँ। इसकी एक्टिंग पर सबको हंसी आ गई। जोहा की दोस्तों को ड्रॉप करने की जिम्मेदारी अमाद के सर आई, जिसे इसने बखुशी कबूल किया था। मैं भी चलूंगी साथ। रायमा को मुतसबत देखकर सबा ने तसल्ली दी थी। ये क्या बदतमीजी है यार, अच्छा भला लॉन्ग ड्राइव का मौका मिल रहा है। अमाद ने मसनूई खुफकी से कहा तो इसने मुतासफाना अंदाज में कहा, शर्म करें अमाद भाई, बहनों को छोड़ने जा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, बहनों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जा सकते क्या? वो फौरन मुकर गया था। सबा मुस्कुरा दी। लगता है फूफो से बात करना ही पड़ेगी, बस धमकियां ही देती रहना। वो इसे घूरते हुए बाहर निकल गया था। जुई को बताना हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। सबा ने आवाज लगाई तो अमाद इसकी बात पर हंस दिया। यानी जोहा का दिल जलाने के लिए मेरी जेब का सफाया? नौफल वापस लौटा तो चाय का दौर चल रहा था। ये ले नौफल भाई, रात जगह के लिए। आयशा ने मुस्कुराते हुए चाय का मग इसकी तरफ बढ़ाया।
آپ کی بیگم تو آئس کریم کھانے جا چکی ہیں، آپ چاہے اسے کام چلائیں۔ نگین نے کہا تو وہ چونک گیا۔ اسے فوراً یہ اندازہ ہو گیا کہ صبا کے علاوہ وہاں عماد کی کمی تھی۔ اس نے جلتا کپ ہونٹوں سے لگا لیا تو دل کی جلن جیسے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ چاند گٹار کی تاروں کو چھیڑتا مدھم سروروں میں گنگنانے لگا۔ ساتھ جب سے تمہارا نہیں ہے، چاند کے پاس تارا نہیں ہے، عشق کرنا تو یہ سوچ لینا، عشق کرنا تو یہ سوچ لینا، اس ندی کا کنارہ نہیں ہے۔ اڑ گئی نیند آنکھوں سے کہہ کر، یہ علاقہ ہمارا نہیں ہے۔ دیکھ رکھی ہے میں نے یہ دنیا، پیار سے کچھ بھی پیارا نہیں ہے۔ فوراً پتہ لگاؤ کہ یہ کون سی تارا ہے جو چاند کے پاس نہیں ہے۔ نگین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے لائبہ کے پہلو میں کوہنی چبوئی تو وہ جو ابھی تک اس کی آواز کے ٹرانس میں تھی سر پر ٹا گئی۔ یہ اب کسی کام کی نہیں رہی۔ لائبہ ان دونوں کو گور کر رہ گئی۔ وہ عماد کے ساتھ ہنستی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ بس آج یہ طے ہو گیا صبا میر، تم میرا دل توڑنے میں ماہر ہو چکی ہو۔ ذرا سا ساتھ دو، میرا بیڑا پار لگ سکتا ہے، مگر نہیں، عماد کہہ رہا تھا۔ باتوں میں مصروف نوفل کی سماعتیں بے ساختہ ہی ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بھائی میں تو چائے نہیں پیوں گی، ابھی زبان پر آئس کریم کا ذائقہ تازہ ہے، وہ عائزہ سے کہہ رہی تھی۔ پھر آ کر نوفل کے ساتھ ہی صوفے سے ٹیک لگا کر کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ بڑے تو سونے کے لیے جا چکے ہیں، بس یہ لوگ ہی گپے لگانے بیٹھے ہیں۔ کبھی زوہا بھی آ جائے تو مزہ آ جائے، نگین نے کہا تو صبا نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اسی لیے تو میں نے بھی فورس نہیں کیا، اگر معید بلاتا تو ضرور آتی۔ تم؟ ہم بھلا کس کھاتے میں ہیں؟ انس نے اونچی آواز میں کہا۔ اچھا ہے، آدمی کو اپنی اوقات پتہ چلنی چاہیے، جواباً معید نے اطمینان سے کہا تو عماد نے فوراً لقمہ دیا۔ دیکھا، شادی ہوئی نہیں اور بندہ پہلے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، اسی لیے تو آپ کی نہیں ہونے دے رہے، کوئی تو قابو میں رہے، لائبہ نے اسے چھیڑا تھا۔ ویسے یار غور کرو تو یہ عورتیں بڑی ڈپلومیٹک ہوتی ہیں، بھائی بیوی کے قابو میں نہ جائے مگر شوہر ضرور ان کے قابو میں ہو۔ چکرا کے رکھ دیا ہے انہوں نے شادی شدہ بندے کو، نعمان نے انکشاف کیا تھا۔ افسوس کہ بھابی اس وقت سونے جا چکی ہیں، ورنہ ضرور داد دیتی تمہارے اس تاریخی جملے کی، انس نے کہا۔ تو کیا جھوٹ ہے اس میں؟ اپنی بیگم سے پوچھو یا پھر صبا سے، نعمان اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا، نگین نے مسکرا کر مختصر جواب دیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اٹس نیچرل، البتہ جواب میں ساری ذمہ داری مرد پر آ جاتی ہے کہ اب وہ کیسے بیوی اور ماں بہن میں توازن برقرار رکھتا ہے، صبا نے کہا۔ دیکھا، پھر ڈپلومیٹک جواب، عماد مسکرانے لگا۔ اس میں کیا ڈپلومیسی ہے؟ کیا مرد میں اتنے گٹس بھی نہیں ہوتے کہ وہ دو رشتوں کے درمیان توازن رکھ سکے؟ عورتیں بھی تو اتنے سارے رشتوں کو نبھاتی ہیں، ساتھ لے کر چلتی ہیں، صبا بحث کرنے والے انداز میں بولی تو انس نے کہا، یہ سوال تو تمہیں معید سے کرنا چاہیے، اس کا تو روزانہ ہی نئے نئے مرد عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے، اسے پتا ہوگا کہ مرد ڈپلومیٹک ہوتا ہے یا عورت۔ معید ان کی طرف متوجہ نہیں تھا، چونک اٹھا۔ کیا کہا؟ یہ شاید ٹیلی پیٹی کے ذریعے زوہا سے رابطے میں ہے، نعمان نے معنی خیز انداز میں کہا تو معید خجل سا ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ اب اس کے بیچ اس کی درگت بننے والی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو اس نے کبھی انہیں پٹھے پر ہاتھ نہیں دھرنے دیا تھا۔ عائزہ آ کر صبا کے ساتھ بیٹھی تو جگہ کم ہونے کی وجہ سے اسے مجبوراً نوفل کی طرف کھسکنا پڑا، جو چائے کا مگ رکھ کر سیدھا ہو رہا تھا۔ پیچھے ہٹتے ہی اس دلربا سے سراپے کو خود سے بے حد قریب پایا تو لہجہ بھر کو ٹھٹک سا گیا۔ خود صبا بھی اس غیر ارادی قربت پر خجل سی ہو گئی، حالانکہ سامنے ہی نگین اور انس بھی بیٹھے تھے۔ انہیں کوئی نوٹ نہیں کر رہا تھا تو انہیں کون کرتا، مگر ساری بات دل کی ہوا کرتی ہے، یہ دل ہی وہ نہیں ہے جو ایک ہی تال میں دھڑکتے۔ صبا کو اپنا بایاں پہلو جلتا محسوس ہو رہا تھا، نوفل کا شانہ اس کے بازو سے مسلسل ٹچ کر رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری توجہ ابرار اور چاند کے ڈوئٹ گانے پر لگا دی، مگر پرفیوم کی دل فریب اور وحشی خوشبو اس کے ارتکاز کو منتشر کر رہی تھی۔ یہ ساتھ بیٹھا اسے لاپرواہ اور سنگدل شخص، شاید یہ ماحول کا اثر تھا کہ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئے جا رہی تھی، اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ساتھ بیٹھا یہ شخص اپنی تمام تر بے اعتنائی اور سنگدلی کے باوجود اسے بے حد عزیز ہو چکا تھا، جس کے بے ایمان وجود میں اسے صرف دو نیچی نگاہیں ہی دکھائی دیتی تھی۔ چلو اب اپنی پسند سے کچھ سناؤ تم لوگ، نعمان نے سب کو آفر کی تھی۔ میں تو کھڑی کھڑی سناؤں گا، اور وہ بھی سب شادی شدان کو جنہیں اس بیچارے کموارے کی رتی بھر بھی فکر نہیں ہے۔ عماد نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہوئے مکمانہ انداز میں کہا تو صبا نے بے ساختہ جواب دیا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، کوئی شجر بچے گا تب نا، وہ تلملا رہا تھا اور سب کی ہنسی۔ پھر بیعت بازی شروع ہوئی تو یہ محفل دیر تک چلی، خصوصاً نعمان، عماد، چاند اور ابرار کے ساتھ۔ عائزہ نے خوب مقابلہ کیا، جبکہ باقی سب ایک آدھ شعر پتھر کی طرح لڑکا رہے تھے۔ گفتگو میں حیا کے تالے ہیں، گفتگو میں حیا کے تالے ہیں اور لب پہ ادا کا پہرا ہے، لڑکیوں کو سمجھ نہ پاؤ گے، یہ سمندر بہت ہی گہرا ہے۔ لائبہ نے اپنی باری آنے پر چاند کی تمام شرارتوں کا حساب ایک ہی بار میں چکتا کر دیا تھا، وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ چلو صبا، کوئی اچھا سا شعر ہو جائے، نعمان
नुमा ने फरमाइश की तो वो मुस्कुरा दी। ये मत पूछो कि क्या बचता है क्या टूट जाता है, ये मत पूछो कि क्या बचता है क्या टूट जाता है, किसी पर से किसी का जब भरोसा टूट जाता है। मेरे महबूब दुश्मन को मेरा पैगाम दे देना, मेरे महबूब दुश्मन को मेरा पैगाम दे देना, जरा सी चोट से ये दिल का शीशा टूट जाता है। बड़ा दर्दीला शेर है, सभी हजम नहीं हुआ। 2 गोली कारमीना, मशवरा मुफ्त था। नौफल से सुनो यार, शोहरों को कभी कभी तो मौका मिलता है जुबान खोलने का, इब्रार ने कहा था। वो इस सनफ से अपनी लाताल्की जाहिर कर देता अगर नगीन वहाँ मौजूद न होती। इसे शायरी से नौफल के शगफ का अच्छी तरह पता था। हल्के से मुस्कुराकर वो ठहरे हुए अंदाज में गोया हुआ, हम बुरे हैं अगर तो बुरे ही भले, अच्छा बनने का कोई इरादा नहीं, साथ लिखा है तो साथ निभ जाएगा, साथ लिखा है तो साथ निभ जाएगा, अब निभाने का कोई भी वादा नहीं। सबा का दिल जैसे एक बार रुक कर फिर से धड़का था, मदम मदम, आहिस्ता आहिस्ता। बहुत ज्यादा है ये नौफल, इतनी साफ कोई? नुमा ने मुतासफाना अंदाज में कहा तो वो खफीफ सा हो गया। ये अपनी गायबाना महबूबा के लिए कह रहे थे। नुमान भाई डोंट वरी, सबा ने जाने किसका भरम रखना चाहा था। मुस्कुराकर बोली तो नौफल ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, शेर तो शेर है, चाहे किसी के दिल को लगे या दिमाग को, मुझे जाने दो अभी यार। मुईद ने अपनी तरफ से बहुत आस्तिकी के साथ इब्रार से कहा, मगर इसे पता नहीं था कि वो सब इसे फांसने के मूड में थे। ये देखो भाई लोग, अभी से दगाबाजी शुरू हो गई हैं, इससे पूछो कौन सा केस स्टडी करना है जाकर। जोहा मीर बेनाम मोईद हसन, अमार ने आवाज लगाई थी। बकवास मत करो, वो हंस दिया था। ओहो गिन लो अब, यही दांत देखने और गिनने की हसरत थी कभी। या तो ये जोहा से शादी की खुशी है या फिर सदमा, तीसरी तो कोई बात हो नहीं सकती, इब्रार ने बहुत दिकन के साथ कहा था। तो मुईद ने लब भेजते हुए इसे हल्का सा घूर कर देखा। शादी से पहले सभी एक ही भाव खाते हैं, नुमान ने इंकशाफ किया था, और फिर बाद में सब हमारी सबा की तरह हो जाते हैं, बेवफा। अमाद ने सबा को कुछ याद दिलाने की कोशिश की तो वो इसे आंखें दिखाने लगी। ये मुईद भाई का ही हौसला है जो अब ये आपके काबू में है, बल्कि निकाह में है मोहतरमा, लाइबा ने हंसते हुए नौफल को बताया था। वो सब आपस में मजाक में मगन थे और इधर नौफल अहमद का दिल फिर से धड़ाधड़ चलने लगा था। एक बार फिर से रंगो नूर से भरी रात मीर हाउस का मुकद्दर बनी थी। तमाम इंतजामात बेहतरीन तरीके से हुए, तो फिर भी अनस को बात बात में मुईद की कमी महसूस हो रही थी। क्या यार, दुल्हा बनके क्या इंसान किसी की जरा सी मदद नहीं कर सकता? वो चिढ़कर रह गया। ताया जान का सख्ती से ऑर्डर था कि मुईद से एक दिन का भी दोहरा न कराया जाए, कम अज कम निकाह तक। और इधर मीर हाउस में एक हंगामा सा मचा हुआ था। क्या मुसीबत है यार, अगर घर में एक आध बाथरूम और बना दिया जाए तो कोई क़यामत नहीं आप जानी। हर कमरे के साथ अटैच्ड बाथरूम होने के बावजूद जब लाइबा को कोई भी बाथरूम खाली नहीं मिला, इससे मीर हाउस की गलत कंस्ट्रक्शन का शिद्दत से एहसास हुआ था। तो घर से नहा के आती ना, आयशा ने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया तो वो दांत पीस कर रह गया। 1 हफ्ता पहले आ रही हूँ और नहा के आती, तुम्हारी तरह साल के साल नहाने की आदत नहीं है मुझे। आयशा अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट दबाने के लिए पलटकर फिर से बाथरूम का बंद दरवाजा खटखटाने लगी, जहाँ से हमरा की आमद के कोई आसार फिलहाल तो पैदा नहीं हो रहे थे। जो भी कहो, यहाँ तो बारी मेरी है, लाइन में लगना पड़ता है, इसने पलटकर कहा तो उसने इसे बदुआएं देना शुरू कर दी। खुदा करे तुम नहाने घुसो तो टैंकी से पानी खत्म हो जाए, गीजर ऑफ हो जाए, लाइट चली जाए। शाबाश है भाई, ये क्या नसर निगारी हो रही है, जबकि आज तो तरन्नम से गाने का दिन है। सबा सर पर तौलिया लपेटे रफ से हुलिये में मगर बहुत फ्रेश सी अंदर दाखिल हुई थी। आज अगर मुझे कोई बाथरूम खाली नहीं मिला तो मैं शादी में शरीक नहीं होंगी, ये बात याद रख लो। लाइबा सख्त जज्बाती हो रही थी। दीगर कजन तैयार होकर बाहर लॉन में मौजूद थी। ओफो, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे कमरे में जाकर वाशरूम इस्तेमाल कर सकती हो, सबा ने इसकी जज्बाती तकरीर पर हंसी रोकते हुए कहा और सर पर से तौलिया उतार सहलाते हुए बाल खुश करने लगी। और नौफल भाई, सबा ने इसे इत्मीनान दिलाया, वो तो कब का शावर लेकर फारिग हो चुके, अब इन्होंने सिर्फ चेंज करना है। लाइबा परवाना आजादी पाकर सर पटकर भागी तो दूसरे पोर्शन का कॉरिडोर से मुड़ते ही किसी से इतनी जबरदस्ती, इतनी जोर से टकराव हुआ कि हकीकतन इसे दिन में तारे ही नहीं चांद भी दिखाई दे गया। अगर जो देखभाल कर चल लिया करो तो इतने फिल्मी टकराव न हो। लाइबा के हवास कदरे ठिकाने पर आए थे। तुम भी अगर बदमद हाथी की तरह दंदनाते हुए ना फिरो तो ऐसे हादसात न हो। लाइबा खा जाने वाली नजरों से देखती हुई बोली, यानी कि कमाल हो गया, वो फिल्मी हीरोइन की तरह इससे टकराकर गिरी हुई थी, मगर इसने 1 मिनट को हीरो बनकर इसे उठाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि जल्दी में तेल डालने की हरकत कर रहा था। चांद ने दिलचस्पी से इसका बरहम सा रूप देखा था।
अब उठ जाओगी या फिर क्रेन मंगवाऊं? वो मुस्कुराते बाते हुए पूछ रहा था। लाइबा तनतनाती हुई उठ गई। क्रेन मंगवाना अपनी किसी होती सोती के लिए, और खबरदार जो आइंदा कभी मुझे टकराने की कोशिश की तो। अरे वाह, वो हैरान हुआ था, फिर इसका मजाक उड़ाते हुए बोला, एक से एक खूबसूरत लड़की आई हुई है बाहर। मेरा क्या दिमाग है जो मासियों से उलझता टकराता फिरूं? क्या मैं तुम्हें मासी दिखाई दे रही हूँ? लाइबा का दिमाग जैसे उबलने को था। गर्रा कर बोली तो वो मुतासिर हुए बगैर बोला, सॉरी, शायद मैं कुछ गलत कह गया। आज तो बाजी प्यारी भी बहुत लग रही है तुम्हारे मुकाबले में। लाइबा के तो सर पर लगी तलवों पे जा बिछी। तो फिर जाके देखो अपनी प्यारी को, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? वो पाँव पटकती आगे बढ़ी तो इसने इसका हाथ थामकर रोक लिया। लाइबा ने बेख्तियार इसकी तरफ देखा, जिसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तो थी, मगर इसमें शरारत का शायना तक नहीं था। क्या कर रहे हो? वो इसकी नजरों के इर्तिका से नर्वस होते हुए मुमनाई थी। जवाबन वो इत्मीनान से बोला, खुद ही तो कहा तुमने कि अपनी प्यारी को देखो, इसीलिए। उफ, लाइबा को लगा जैसे तमाम जिस्म इसके चेहरे पे सिमट आया हो। वो एक झटके से अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़ाकर पलटी और फिर भागने के से अंदाज में इसने सबा के कमरे में आकर दम लिया था। बदतमीज, दिमाग खराब हो गया है क्या इसका? कितना बेबाक है, अगर कोई वहां आ जाता तो। इसका दिल अभी तक बेतरतीबी से धड़क रहा था। इसे चांद की अपने लिए पसंदीदगी का अंदाजा तो था, मगर यूं खुले लफ्जों में इजहार का ये पहला मौका था। सो इसके हाथ पांव फूल गए थे, मगर साथ ही साथ एक बेहद हल्का फुल्का सा एहसास भी दिलो जहन को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था कि जो इससे प्यारा था, इससे भी वो प्यारी थी। इससे बढ़कर दिल की तसल्ली और क्या हो सकती थी? वो गुनगुनाती हुई नहाने घुस गई। पूरा नावल सुनने के लिए हमारे साथ रहिए। मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 19।